हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्रैश कोर्स के डे 24 मैथमेटिक्स के डे 24 डेट हो जाएगा आज हमारा 7 सितंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चंस के सिलसिले में हमारा पहला जो कैटेगरी होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इसको। एक अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, तो इसके बदले हमने लिख दिया 72 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7, 22/7 प्लस 2 इसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर रख लिया और साथ इधर बटा में इधर आया तो ऊपर यानी अंश में, और इधर 22 प्लस 14 इधर बराबर के इधर यानी 36 इधर ऊपर इधर आएगा तो नीचे 36 से 72 दो बार में कटेगा, 7 दूनी के 14 आर की वैल्यू हो गई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, cosec 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है sec थीटा। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो cosec को हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और sec स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब बटा में बटा आता है तो नीचे वाला उलट जाता है। तो ऊपर cosec स्क्वायर थीटा को 1 से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, और 1 को sin स्क्वायर थीटा से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं ये भी एक मीनार है, मीनार हमेशा सीधा होता है। यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने इस फोटो को इस तरीके से बनाया, तो ऊंचाई मतलब यहाँ पर कह सकते हैं लंब का काम करेगा ये, और ये क्या दिया हुआ है 100 मीटर, यानी कह सकते हैं आधार दिया हुआ है। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो tan में होता है और cot में होता है। तो tan और cot किसी भी एक को यूज करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने tan को यूज किया है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC, तो AB बाई BC। तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया हमारा H और आधार हो गया 100। तो 100 डाल दिए हम लोग, tan 60 की वैल्यू √3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। तो H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H, और √3 को 100 से करेंगे तो 100√3 मीटर इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, यदि ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है तो a बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैंने बार बार बताया है, पिछली बार बताया है कि a अगर मूल समान होगा तो d की वैल्यू 0 के बराबर होगा, और d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिएगा ध्यान से, तो b का मतलब ax का गुणांक तो -4a, तो -4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर a है और c के बदले 2a प्लस 1 है, तो 2a प्लस 1 लिख दिया बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 को a से करेंगे 4a इंटू 2a प्लस 1, 4a को 2a से करेंगे तो -8a स्क्वायर, माइनस 4a को प्लस 1 से करेंगे तो -4a बराबर 0। 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर घटेगा तो 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो 8a स्क्वायर बराबर 4a इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो इधर ध्यान से देखिएगा, एक a को इधर हम रहने दिए हैं, तो अगर एक a को रहने देंगे तो 8 और एक a बच जाएगा जो इधर ऊपर, तो इधर आया तो नीचे, तो a से a खत्म, 4 से 8 कटेगा दो बार में, यानी a बराबर हो गया 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग अब देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, पहले उससे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया हुआ है। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ध्यान से देखिएगा, 7 को इससे गुना करेंगे 7 एकम 7, और इसको इससे करेंगे तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिएगा ध्यान से, तो 7 तो 7 इधर ठीक है, 4 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और -7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिएगा 4 इधर ऊपर इधर आएगा तो नीचे, तो 3/4 हो गया।
तो इधर स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट अंडर 3/4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b पता है, h पता है, तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से p निकाल लेंगे। तो p बराबर √h² माइनस b², तो b की वैल्यू डाल दी, h की वैल्यू डाल दी, इस तरीके से p की वैल्यू 1 आ गया हमारा। अब हमको निकालना है sec थीटा प्लस cosec थीटा, फार्मूला होता है h/b sec थीटा बराबर और cosec थीटा बराबर h/p। तो h की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 और p की वैल्यू अभी तुरंत b है तो b की वैल्यू यहाँ √3, तो 2/√3 हो गया। h की वैल्यू 2 और p की वैल्यू अभी 1 निकाला, 2 के बाई में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2/√3 + 1 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा, एक चित्र दिया हुआ है तो इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से, ये एक बात दिया हुआ है, इसमें एक रूल अप्लाई होता है। एक बात पहले इसमें क्या क्या दिया बस वो देख लेते हैं। BD बराबर है CD के, ये दे रखा है, मतलब ये इसके बराबर है। उस तरीके से AE बराबर है EC के, ये भी दे रखा है। उसके बाद इस लाइन, यानी ये जो लाइन है इसके ऊपर वाला एंगल बराबर इस लाइन के नीचे वाला एंगल है, और यहाँ इस लाइन के इधर वाला एंगल बराबर इस लाइन के इधर वाला एंगल, यानी इतना बात, इस 4 बात हमको दिया हुआ है। अब नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, उस ऑप्शन जो में से कौन इस चित्र को संतुष्ट करता है, इसका हमें जवाब देना है। तो इसके लिए देखिए एक शर्त होता है। अगर मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है और ये इसकी माध्यिका है, ठीक है। चूंकि माध्यिका इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि इस लाइन के इधर जितना है उतना ही इस लाइन के इधर, यानी दोनों तरफ बराबर है ना। अगर दोनों तरफ बराबर हो तो जिस लाइन के कारण बराबर होता है उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। और अगर ये माध्यिका जिस बिंदु से निकलता है वहां पर अगर कोण को समद्विभाजित करता है तो इस भुजा का अनुपात बटा इस भुजा का अनुपात बराबर होगा इस भुजा का अनुपात बटा इस भुजा का अनुपात। अगर हम मान लेते हैं यहाँ ABC और यहाँ D लिख ले तो हम लोग कह सकते हैं AB/BD बराबर होगा AC/CD के, ठीक है। तो ये शर्त है, तो इसी शर्त पर जो है इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो अगर हम पहले बात करते हैं AB, अगर बात करते हैं इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज की, तो ध्यान समझिएगा, तो AB/BD बराबर AB/BD बराबर हम लोग कह सकते हैं AC/CD, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, या इसी बात को हम लोग AB/BD बराबर AC/CD, ध्यान से देखिएगा, तो AB/BD बराबर AC/CD, AB/BD बराबर AC/CD लिखे हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते थे AB/AC बराबर BD/CD। इसको इस तरीके से देखिए, यही बात है, दोनों सेम बात ही है। AC इधर ऊपर इधर आएगा तो नीचे, अब BD इधर ऊपर इधर जाएगा तो इधर नीचे, इधर जाएगा तो ऊपर, तो BD/CD हो जाएगा। अब चूंकि देखिए BD और CD बराबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, तो BD से CD कैंसिल 1 बार में, तो AB = AC हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर सोचिए इस फोटो को हम इस तरीके से कर ले ऐसे, तब देखिए तो BC/AB बराबर हो जाएगा ECE/AE, तो वही बात को हमने यहाँ लिखा है BC/AB बराबर CE/AE। तो यहाँ भी CE और AE क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ था इसलिए कट गया एक बार में, तो यहाँ भी हो गया CB बराबर AB। अब देखिए ध्यान से, CB इधर भी AB है, इधर भी AB है, इधर AC इधर, अगर दोनों तरफ का एक पक्ष बराबर है तो पूरा पक्ष बराबर होगा, मतलब AB बराबर BC बराबर AC, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है एक त्रिभुज है ABC जिसमें PQ जो है BC के समांतर है। तो अगर समांतर है तो ये AB इसके लिए तिर्यक रेखा काम करेगा, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, तो समांतर है इसलिए एंगल P बराबर एंगल B। ठीक उस तरीके से ये भी तिर्यक रेखा काम करेगा, तो एंगल Q बराबर एंगल C। अब दो त्रिभुज की अगर बात करें हम लोग, दो त्रिभुज कौन कौन थे, APQ और ABC में, तो अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, AA समरूपता कहता है। तो A समरूपता से त्रिभुज APQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब समरूपता का शर्त कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लिखे, तो पहले छोटा वाला का एक भुजा लिखते हैं, तो AP/AB बड़ा वाला का एक भुजा, फिर PQ छोटा वाला का एक भुजा बटा BC, फिर AQ छोटा वाला का एक भुजा और बड़ा वाला का AC। तो
तो इसका हमको काम नहीं है, इसलिए इसको हम आगे नहीं बढ़ाए हैं। बस इस दोनों को लेके हम लोग आगे चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, AP तो चलिए AP है, AB को हम लोग AP प्लस BP या AP प्लस PB तो लिख ही सकते हैं, तो वही हमने AP प्लस PB लिख दिया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, AP की वैल्यू 2 दिया हुआ है, PB की वैल्यू 6 है, तो 2/2 प्लस 6, PQ की वैल्यू 3 दिया हुआ है, BC हमको निकालना है, तो BC को BC रहने देंगे। 6 2 8 हो जाएगा, 2 से 8 4 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, BC इज इक्वल टू 4 तिहाई के 12 सेंटीमीटर। हमको BC की ही वैल्यू निकालनी थी, यानी 12 हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 4.2 तो BC बराबर क्या होगा। देखिए, पढ़ में होता है, एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे आगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी बात को यहाँ हमने गणितीय फॉर्म में लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर BC बाई EF का होल स्क्वायर। ABC का एरिया दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमको नहीं पता है, और लेकिन EF क्वेश्चन में दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, इधर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर और 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 इसको अगर 2 के पहाड़ा से काटे तो ये 2 बार में कैंसिल है, 2 से कटेगा 2.1 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो BC को 2 से करेंगे तो 2BC, और 2.1 को 3 से करेंगे तो 6.3 सेंटीमीटर। तो ये 2 इधर ऊपर, इधर आएगा तो नीचे, तो 2 से अगर 6.3 में भाग करिएगा 3.15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू हो जाएगी। BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सरल रेखा में के बिंदु अवश्य होने चाहिए। मतलब कह रहा है अगर एक लाइन खींचना है तो मिनिमम कितना बिंदु होगा तो लाइन खींच लेंगे, तो 2 बिंदु होगा तभी हम लोग लाइन खींच सकते हैं। 2 बिंदु होगा तो दोनों को मिला देंगे तो लाइन खींचा जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी अगर एक लाइन खींचना है तो इसके लिए मिनिमम 2 बिंदु होगा तभी ना हम लाइन खींच सकते हैं। 2 बिंदु अगर यहाँ आया है तो इसको मिला देंगे, तो इस तरीके से 2 अगर बिंदु होगा तभी जो है एक सरल रेखा खींचा जा सकता है। इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करें कि tan A प्लस tan B बाई cot B प्लस cot A बराबर tan A इंटू B होगा। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने नीचे बना रखा है। देखिए LHS को मैंने पहले लिया है यहाँ पर, तो LHS यानी tan A प्लस tan B बाई cot B प्लस cot A। इस सारे को हमने क्या किया है, tan A या tan B बाई cot B प्लस cot A है, सबको हमने साइन कॉस में चेंज किया है। तो tan A बराबर sin A बाई cos A, tan B बराबर sin B बाई cos B, cot B बराबर cos B बाई sin B, और cot A बराबर cos A बाई sin A। फिर क्या किया हमने, यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम ले लिया है, तो sin A इंटू cos B हो गया। तो यहाँ cos A मैच कर रहा था, cos B नहीं था, तो cos B से ऊपर गुना हो गया, तो sin A इंटू cos B हो गया। सेम काम यहाँ हो गया, सेम काम हमने नीचे किया है। अब देखिए दोनों का ऊपर वाला बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, तो ऊपर वाला दोनों का कैंसिल हमने कर दिया, तो 1 बाई cos A इंटू cos B बराबर, ये जब बनेगा तुरंत बताया था कि जब बटा में बटा रहे तो ये ऊपर चला जाएगा, उलट जाएगा, तो sin A इंटू sin B हो गया। तो sin A इंटू sin B बाई cos A इंटू cos B। तो sin A के बटा में हम लोग cos A को लिख लिए हैं और sin B के बटा में cos B को लिख दिए। sin A बाई cos A tan A हो जाएगा और sin B बाई cos B tan B हो जाएगा। इस प्रकार हमारा RHS आ गया और ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, यदि 7 tan A बराबर 4 हो तो 7 sin A माइनस 7 cos B थीटा 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालें। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग ध्यान से, आसान सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर 7 tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/7, तो 4 हो जाएगी P की वैल्यू और 7 हो जाएगी B की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर sin थीटा बराबर होता है P/H, cos थीटा बराबर होता है B/H, यहाँ भी P/H B/H। हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लिए, तो H एलसीएम हो जाएगा, दोनों के बाई में H है, तो 7P माइनस 3B, यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा 7P प्लस 3B, H से H कैंसिल हो जाएगा, तो 7P माइनस 3B बाई 7P प्लस 3B हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर P और B की वैल्यू डाला, तो P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 7,
4 और 7 डाल दिया और इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया तो आंसर हमारा 1/7 आ गया। यहाँ हमने h पहले निकाल लिया था, लेकिन h का कहीं से कोई यूज नहीं है। ऐसा काम हम लोग नहीं कर लेंगे कि यहाँ h डाल लेंगे। अगर h डाल लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर h हम डाल भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है माध्य ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य हम लोग इससे पहले भी काफ़ी बार निकाल चुके हैं, चलिए फिर से एक बार सीख लीजिए। तो CI दे रखा है हमको, FB दे रखा है, X हमने निकाला है। X का मतलब होता है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, मतलब वर्ग अंतराल जो है उसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना होता है। तो 0 + 20/2, तो 20/2 यानी 10 हो जाएगा। 20 + 40/2 तो 60/2 यानी 30। 40 + 60/2 यानी 100/2 यानी 50। इस तरीके से हमारा हो गया। अगर fx निकालना है तो f को x से हम लोग गुना करते चले जाएंगे। ओके, अब जो है माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। सिग्मा fx के आगे अगर सिग्मा लग गया मतलब fx वाले को जोड़ना है, तो हमने यहाँ जोड़ा तो 50 40 यानी 5040 आया। f के आगे अगर सिग्मा लगा है मतलब f वाले लाइन को जोड़ना है, नहीं f वाले लाइन को हमने जोड़ा तो 84 आया। 50/40/84 इसको हमने काट दिया है, 60 बार में कट गया है, 60 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से। p/q के फॉर्म में इसको चेंज करना है, यही हम लोग को अच्छे से अभी सीखना है। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, इसको हम डायरेक्ट अभी आपके सामने बना रहे हैं, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए करना क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी नंबर दिख रहा है ना, उस सारे नंबर को हम लोग लिख देते हैं, बाकी पॉइंट रेकरिंग हटा के। नंबर दिख रहा है 25, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हमको माइनस करना होता है किसको, जिस पर ये रेकरिंग नहीं है। तो 2 पर रेकरिंग नहीं है ना, इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, बाई डाल के छोड़ देंगे, फिर आगे का थोड़ी देर बताते हैं। पहले ये काम सब में कर लेते हैं। अगर यानी बी नंबर क्वेश्चन को ये ए था, अब बी को अगर देखें तो यहाँ भी हमको नंबर क्या दिख रहा है 735, और बिना डंटा वाला कौन दिख रहा है 7 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 73 हो जाएगा। अगर इस सी नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ टोटल नंबर दिख रहा है 25125, और बिना डंटा वाला कौन दिख रहा है 251, तो 251। ओके, अब देखिए बटा में क्या करना होता है। अब बटा में सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के पहले से मतलब नहीं है, तो पॉइंट के पहले वाले को ढक दिए। अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक पर डंटा है। तो यहाँ 1 अंक पर डंटा है तो 1 9 लिखेंगे। यहाँ भी कितने अंक पर डंटा है 1 9 पर ही है तो 1 9। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक पर डंटा है और 1 अंक है जिस पर डंटा नहीं है, तो जितना पर नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक पर डंटा है तो 2 9 लिखेंगे, और कितना पर नहीं है 1 पर नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। पॉइंट के पहले से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं। अब इसी को घटा लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 25 में से 2 घटेगा 23/9। यहाँ पर अगर इसको हम घटा लें तो 5 में से 3 घटेगा 2, 13 में से 7 घटेगा तो 6, और ये हो जाएगा 6/90। इसको काट लेंगे, इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से अगर 1 घटेगा तो 4, 12 में से 5 घटेगा तो 7, ये 0, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2/990। इसको काट लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।